हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं केवल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल का दोस्तों क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आपको गत वर्षों के आर्मी टेक्निकल के दोस्तों क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो आपके बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है दोस्तों। इनको आप देखेंगे और इनके जवाब देंगे। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों। आराम से आप देखिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक, और एक कॉपी और पेन आप निकालेंगे दोस्तों, ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे उनको आप नोट करते रहेंगे। और देखिए, शुरू करने के बाद छोटे से एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखता है दोस्तों, आपको किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को डैश कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, या फिर आप कहें ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का दोस्तों मास m है और वेलोसिटी v है, तो इसे आप क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्क बोलेंगे, बल बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, या घूर्णन अर्थात टॉर्क बोलेंगे, या संवेग अर्थात मोमेंटम बोलेंगे। इसे आप दोस्तों बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम बराबर आपका होता है दोस्तों द्रव्यमान अर्थात मास इंटू वेलोसिटी, और ये दोस्तों आपकी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तरंग की आवृत्ति v तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा में क्या संबंध है? आपको बताना है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी को दोस्तों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैसी फ्रीक्वेंसी को आप v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, ओमेगा बराबर आपका क्या होता है? 2π/v, अर्थात दोस्तों आप लिख सकते हैं कि आपका v बराबर क्या होता है? 2π/ओमेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका पहला वाला दिखता है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ओमेगा बराबर 2π/v। कभी दोस्तों हो सकता है आपका क्वेश्चन आए टाइम पीरियड और ओमेगा में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, तो आप वहाँ पर बता देंगे दोस्तों ओमेगा बराबर 2π/t होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होता है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपस में क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आपको रिएक्शन होती है दोस्तों, वहाँ पर आपको बताना कि ग्रेफाइट का क्या प्रयोग होता है। अर्थात इन न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज़ यूज एज, ये दोस्तों आपका ईंधन के रूप में, या चिकनाई के रूप में, या मध्यस्थ के रूप में, या विषमवाहक के रूप में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका मोडिएटर के रूप में इस्तेमाल होता है दोस्तों, मोडिएटर के रूप में अर्थात मध्यस्थ के रूप में आप कह देंगे। ग्रेफाइट हो गया दोस्तों, और आपका भारी जल हो गया D2O। दोनों का ही उपयोग दोस्तों मंदक के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में या फिर आपका मध्यस्थ के रूप में दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर की रिएक्शन में किया जाता है। तो आप दोनों को याद रखेंगे। यहाँ पर आपको ग्रेफाइट पूछा गया है तो आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने की कौन सी वाली गैस होती है दोस्तों? द गैस यूज्ड इन द आर्टिफिशियल रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये आपकी मीथेन होगी, एथेन होगी, ब्यूटेन होगी, या एसिटिलीन होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी एसिटिलीन। एसिटिलीन का यूज़ दोस्तों आर्टिफिशियली फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्यूरी किसकी इकाई है? आपको बताना है क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ, ये ज्योति तीव्रता की, आवृत्ति की, रेडियो एक्टिवता की, या फिर ताप की। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रेडियो एक्टिवता की हो जाएगी। आपको पता होगा दोस्तों, मैडम क्यूरी ने और पियरे क्यूरी ने क्या किया था दोस्तों? रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। तो उन्हीं के नाम पर दोस्तों यहाँ पर देखिए क्यूरी क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिवता का मात्रक हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में कौन सा यूरेनियम आइसोटोप प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको आइसोटोप का मतलब पता होगा समस्थानिक। समस्थानिक जिनके दोस्तों नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या अर्थात दोस्तों जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं उनको आप आइसोटोप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर में दोस्तों यूरेनियम का कौन सा वाला आइसोटोप यूज़ में आता है? ये आपका U232, या फिर U235, या फिर U237, या फिर U229। ये दोस्तों आपका यहाँ पर आता है यूरेनियम 235 अर्थात दोस्तों U235। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इकोसिस्टम में नाइट्रोजन किससे प्रवाहित होती है? आपको बताना है दोस्तों, द नाइट्रोजन इन इकोसिस्टम इज सर्कुलेटेड बाय। दोस्तों यहाँ पर देखिए इकोसिस्टम में क्या होता है, जो आपका दोस्तों ज़मीन में खासतौर पर जो पौधे नाइट्रोजन लेते हैं दोस्तों, वो किसके द्वारा आपको बताना है कि प्रवाहित होती है, सर्कुलेट होती है दोस्तों? ये जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जीवाणु के द्वारा अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा दोस्तों सर्कुलेट होती है। आपको मालूम होगा दोस्तों, आपको एग्जांपल के लिए आपको बताएं, एक राइजोबियम होता है। राइजोबियम दोस्तों एक बैक्टीरिया होता है जो आपका पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जो दोस्तों दालों की जड़ों में आपने देखा होगा गांठों में दोस्तों पाया जाता है। और ये क्या काम करता है दोस्तों? वातावरण से नाइट्रोजन को लेके पौधे को देता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कहेंगे कि बैक्टीरिया एक प्रकार से सर्कुलेटिंग का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? आपको बताना है ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर
ये आपका दोस्तों एंडोस्कोपी में या एक्सरे में या फिर अल्ट्रासाउंड में या सीटी स्कैन में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एंडोस्कोपी में इस्तेमाल होता है दोस्तों। आपको बताया था दोस्तों हमने एंडोस्कोपी में क्या होता है, इसमें एक प्रकार का दोस्तों संचार की प्रक्रिया होती है। इसमें दोस्तों प्रकाशिक बिंदु के माध्यम से सिग्नल को दोस्तों भेजा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला यंत्र है। आपको बताना है द इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट AC टू DC। दोस्तों यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने वाला कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको बताना है। ट्रांसफार्मर होगा, फिल्टर होगा, या रेक्टिफायर होगा, या डायोड होगा। दोस्तों आपको पता होगा प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार की होती है दोस्तों, साइक्लिक होती है, और DC आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन में होती है, सीधी रेखा में होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आपको प्रत्यावर्ती धारा से DC बनानी है तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर का। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों धीरे धीरे जो धारा होती है रेक्टिफाई होती रहती है दोस्तों इस प्रकार से, और धीरे धीरे आपकी सीधी प्राप्त हो जाती है। तो इसे आप कहते हैं रेक्टिफायर के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। आपको बताना है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों यहाँ पर देखिए वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होगा दोस्तों, जिनके लिए आपको प्रमाण तथा दिशा की आवश्यकता होती है, जिनके लिए दोस्तों आपको मॉडुलस और डायरेक्शन की नीड होती है, उसे आप बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों वेग होगा, विस्थापन होगा, द्रव्यमान होगा, या बल होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों द्रव्यमान अर्थात मास आपका हो जाएगा, जो क्या है दोस्तों एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। तो आप कह देंगे द्रव्यमान दोस्तों स्केलर अर्थात अदिश राशि है, और सभी राशियाँ दोस्तों यहाँ पर आपको जो दिखाई देते हैं वो आपकी दोस्तों क्या हो जाएंगी, वेक्टर हो जाएंगी। वेलोसिटी है, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट है, या फिर आपका फोर्स है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल का बहाव किसके द्वारा मापा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच इंस्ट्रूमेंट इज मेजर फ्लो ऑफ वाटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जल का प्रवाह होता है दोस्तों, उसे आप कौन से मात्रक से मापते हैं, आपको बताना है। क्यूसेक के माध्यम से, या हाइग्रोमीटर के माध्यम से, या सिस्मोग्राफ के माध्यम से, या इलेक्ट्रोमीटर के माध्यम से। आप इसे मापते हैं दोस्तों क्यूसेक के माध्यम से, आप याद रखेंगे। क्यूसेक दोस्तों इंस्ट्रूमेंट का नाम है, यंत्र का नाम है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और हाइग्रोमीटर दोस्तों आपको बताया था हमने, नमी को मापता है दोस्तों, मॉइस्चर को मापता है। और सिस्मोग्राफ क्या करता है, ये दोस्तों अर्थक्वेक को मापता है, अर्थात भूकंप की तीव्रता को दोस्तों मापता है। और इलेक्ट्रोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क को मापता है, अर्थात दोस्तों दूध की शुद्धता को मापता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। आपको बताना है वर्किंग ऑफ रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ये आपका दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर, या द्रव्यमान संरक्षण पर, या संवेग संरक्षण पर, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड करती है, आपको पता होना चाहिए। और इसे दोस्तों यदि आपका कहें तो हम न्यूटन का दोस्तों थर्ड लॉ आपका होता है, क्रिया का नियम आप बोलते हैं दोस्तों इसे। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों रॉकेट ऊपर उड़ता है। तो दोस्तों आपको न्यूटन का लॉ पूछा जाएगा तो आप बता देंगे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों रॉकेट उड़ता है, जिसमें आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीखी आवाज़ किसके कारण होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत चीखने वाली चिल्लाने वाली आवाज़ होती है दोस्तों, जो कानों को काटती है। तो वो आवाज़ दोस्तों किसके कारण होती है, आपको बताना है। शार्प साउंड इज़ ड्यू टू। शार्प साउंड का दोस्तों क्या रीज़न होता है, उच्च आयाम होता है, या उच्च आवृत्ति होती है, या निम्न आवृत्ति आयाम होता है, या निम्न आवृत्ति होती है। इसका रीज़न होता है दोस्तों आपका हाई फ्रीक्वेंसी, अर्थात दोस्तों उच्चतम आवृत्ति। जितनी दोस्तों ज़्यादा आवृत्ति होगी, आवृत्ति का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, जितने ध्वनि में दोस्तों फेरे ज़्यादा होंगे, फेरे इस प्रकार से ज़्यादा होंगे दोस्तों, उतना ही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी दोस्तों। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है नंबर्स ऑफ साइकिल दोस्तों। एक प्रकार से जो आपके छोटे छोटे साइकिल हैं दोस्तों, एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। तो ये जितने ज़्यादा होंगे दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा साउंड शार्प होगी। और वैसे ही आपका यहाँ पर देखिए जितना ऊँचा होगा दोस्तों, आयाम ज़्यादा होगा, उतनी ही दोस्तों क्या होगी, प्रबल होगी। तो आपको दोनों का पता होना चाहिए, रीज़न अंतर पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप कह देंगे हाई फ्रीक्वेंसी अर्थात उच्च आवृत्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्थायी चुंबक किससे बनते हैं। आपको बताना है दोस्तों परमानेंट मैग्नेट मेड ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए दो प्रकार के चुंबक होते हैं, एक आपका लौह चुंबक होता है दोस्तों, लौह चुंबक जो आपका लोहे से बनता है, और एक आपका होता है दोस्तों स्थायी चुंबक अर्थात परमानेंट मैग्नेट दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। तो ये किससे बनता है, आपको बताना है। इस्पात से, नर्म लोहे से, या तांबे और लोहे से, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए इस्पात से अर्थात स्टील से दोस्तों बनते हैं। तो आप कह देंगे इस्पात से दोस्तों बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि सभी लोगों को वीडियो मिलता रहे। और हमें भी दोस्तों एक मोटिवेशन मिलता है जब आप शेयर करते हैं या लाइक करते हैं, तो उससे दोस्तों हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों हम। प्रकाश किरण के
किसी सतह पर टकराने से वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है दोस्तों, वापस लौटती है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? अर्थात आपको बताना है दोस्तों, रिफ्लेक्ट और बैक ऑफ अ लाइट रे टू फॉलिंग ऑन एनी सरफेस। ये आपका परावर्तन कहलाएगा, या अपवर्तन, या ध्रुवण, या व्यतिकरण। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण दोस्तों सतह में टकरा के वापस चली जाती है, ये आपका इंसिडेंट एंगल कहलाता है, ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन अर्थात दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो ये रही दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। कोई कन्फ्यूजन रहा हो दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, और अच्छा लगा हो तो आप वो भी बताएं, और लगातार दोस्तों हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।